स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उनकी सप्लाईज रोक दी, सारी सप्लाईज उनकी मट्टी का तेल, दालें और बाकी चीजें पिंडी से जाती थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या थी, ट्राइबल इन्वेजन। ट्राइबल इन्वेजन फोर्स द हैंड ऑफ द महाराजा टू एक्सीड टू इंडिया, ही डिड नॉट वांट टू एक्सीड टू इंडिया। तो सर ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तानियों को नहीं बताई जाती। ये अगर आप बताएंगे तो फिर वो रैशनल तरीके से सोचेंगे, वो इमोशनल तरीके से नहीं सोचेंगे। आज क्या है, जब जनरल बाजवा ने सर 2021 में एक पीस नेगोशिएट किया इंडिया के साथ, उसमें क्या था कि 20 साल के लिए कश्मीर को फ्रीज कर दो और फिर नरेंद्र मोदी आएंगे। ही वाज सपोज टू गो टू बलोचिस्तान और 9 अप्रैल की डेट तय हो चुकी थी। हंगलाज माता का एक मंदिर है वहां पे, वहां जाएंगे, फिर ही विल कम टू इस्लामाबाद और वहां पे ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे। इमरान खान को उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये पट्टी पढ़ाई कि इसको मत मानना वरना लोग हमें गद्दार कहेंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे। और सर ये जो चीजें हैं ये जब तक आप नहीं बताएंगे तो सारी गवर्नमेंट खौफजदा ही रहेंगी कि जरा सा भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया कश्मीर पे तो लोग उठ खड़े होंगे। इसलिए कि पीपल हैव नॉट बीन एजुकेटेड अबाउट दिस इशू, दे हैव बीन फेड सम स्लोगन्स। कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और सर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और शाहराग है हमारी, ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो हम कहते हैं जी, वी ओनली सपोर्ट कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये तो उसकी नेगेशन है। और फिर कश्मीर में, आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हल्फ देना पड़ता है कि यू विल रिमेन लॉयल टू द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान। और कश्मीर में सर, आजाद कश्मीर में सीनियर मोस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे कम फ्रॉम पाकिस्तान। सो फिर भी हम कहते हैं जी नहीं, हम तो सेल्फ डिटर्मिनेशन को मानते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज दिस सर? चौधरी साहब आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई डोंट डिसएग्री विद एनीथिंग यू आर सेइंग। और मेरे ख्याल से ये एक, इसी बात पे मैं आना चाह रहा था कि ये एक आइडियोलॉजिकल इशू सबसे पहले है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको अपना शहर कहता है तो इंडिया भी इसको अपना अतूत अंग कहता है, तो ये दोनों मुल्कों के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आप देखो, आपने इतने 70 साल की जितनी भी आपकी तारीख है उसमें अगर आपने लोगों को बार बार एक ही चीज़ फीड की है कि जी जो कश्मीर है, ये जो इशू है, ये हमारा, इस पे मरना मिटना है हमारा, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो इतने सालों की जो आप लोगों ने लोगों के जो, क्योंकि कश्मीर हैज बीन यूज्ड अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी कश्मीर हैज बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल मोर देन एनीथिंग। मैं मेरी तो जो मेन जो मेरा क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट है वो है ही है कि इसमें तो जो पिस रहे हैं लोग वो तो बेचारे कश्मीरी पिस रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो तो कश्मीरी पिस रहा है ना इस पूरी सिचुएशन में। और अच्छा वो कह रहा है, अब जम्मू में मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, जम्मू में होता है, वो कहता है जम्मू में उसने ड्राइवर से बात की तो पॉलिटिक्स पे बात छिड़ गई, तो मोदी साहब पे बात छिड़ गई, संजीव साहब की फेवरेट है। तो मोदी साहब को कहता है कि कैसे पाया आपने जो मोदी साहब की हुकूमत आई, तब नई नई हुकूमत आई थी मोदी साहब की, तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है, मोदी साहब आ गए, हुक्मरान बन गए, दिस वाज अ ड्राइवर इन जम्मू। कहता है मोदी साहब आ गए हैं, हुकूमत आ गई है, अब जो पूरा कश्मीर है वो हमारा होगा, अब मुजफ्फराबाद भी हमारा होगा और जो भी पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ वो हमारा होगा। तो ये सोच आम तर लोगों की है कि हमें टेरिटोरियल सॉर्ट ऑफ बीइंग मोर देन जस्ट, इस ह्यूमन राइट्स पे नहीं बात होती, लोगों की सेल्फ डिटर्मिनेशन पे नहीं बात होती, लोगों की खुद मुख्तारी पे नहीं बात होती। अगर बात होती है तो होती है कि यार ये जो जमीन है उस पर काफी लोगों ने बात की है, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें तो चले होती रहेंगी। मैं क्योंकि जो पॉइंट्स हैं मैं मेक श्योर करूँ मैं उन पॉइंट्स पे जाऊँ, और मैं अभी तक वेट करूंगा कि संजीव साहब आपने जो कहा था कि कश्मीर में कुछ गलत नहीं हो रहा और बहुत अच्छे हालात है, जो मैंने सारे आपके सामने चीज़ें पेश की हैं उस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन जो आपने बात की क्या कहते हैं रेजोल्यूशंस की, तो ये मेरे सामने पड़ी है रेजोल्यूशन, ये मैंने इस मीटिंग से पहले सारी पढ़ी है, ब्लर है नज़र नहीं आ रहा है, पूरी रेजोल्यूशन है, इसको मैंने पढ़ा है और इसके बाद इसकी इस पर मैंने रिसर्च भी की है। और आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की कि जी पाकिस्तान जो है उसने जो कबायली हैं वो अंदर भेज दिया, उसने अपनी आर्मी जो है वो नहीं हटाई, इसलिए वो जो रेजोल्यूशन है उसकी इसलिए इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने 3 चीज़ों की बात बिल्कुल भी नहीं छेड़ी। पहली चीज़ आपने ये नहीं छेड़ी जो एजी नूरानी कहते हैं इम्पॉसिबल प्री कंडीशंस टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन, जो इंडिया ने डाले। इंडिया ने क्या रेजोल्यूशन डाले कि पाकिस्तान बी डिक्लेयर्ड एन एग्रेसर, कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में अग्रेसर था। दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान विड्रॉ कर लेता है अपने ट्रूप्स तो इंडिया विड्रॉ नहीं करेगा अपने ट्रूप्स, ये दूसरी स्टिपुलेशन थी। और तीसरी स्टिपुलेशन की जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट था दैट विल बी कंसिडर्ड फाइनल, जो कि प्लेबिसाइड का जो सारा आर्गुमेंट है, जो उसका रेज़न d'être जिसको कहते हैं रीजन ऑफ बीइंग, उसके खिलाफ चले जाता है।
आप लोगों ने डिफरेंट चीजों पे बात की है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं। लास्ट थिंग ऑन द गुजरात राइट्स, यूके फॉरेन ऑफिस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दोनों की यही फाइंडिंग है कि नरेंद्र मोदी वाज चीफ मिनिस्टर, आप लोगों ने कह दीजिए उसका तो कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ही वाज चीफ मिनिस्टर एट द टाइम। यूके फॉरेन ऑफिस, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड आपके हाई रैंकिंग आईएएस आईपीएस आई बिलीव उनको कहते हैं, हाई रैंकिंग आपके जो आईपीएस ऑफिशियल्स हैं, उनकी रिटन डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स सारी एक तरफ करती हैं, लेकिन चले उस पर भी दैट इज नॉट रेलेवेंट इमीडिएट टू डिस्कशन, हम कश्मीर पे बात करें। मैं जरा बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि हम तारीख पे अक्सर बैठे रहते हैं और तारीख पे डिसएग्रीमेंट्स होती रहती हैं ऑन डिफरेंट पीपल्स इंटरप्रिटेशंस। जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो नंबर्स हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं बात करना चाहूंगा जो मेरा स्पेसिफिक रिसर्च था जिसकी वजह से आपने मुझे बुलाया शो पे, जो मैंने डॉन के लिए लिखा था कि आज कश्मीर में क्या हो रहा है, जो उसकी लेजिस्लेटिव चोक होल्ड है, जो इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को इन्होंने जो एब्रोगेट किया था, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो किन सिचुएशन में होता है, ये भी लोगों को बताएं कि व्हाट, क्यों पाकिस्तान चीख रहा है और क्यों कश्मीर के लोग चीख रहे हैं। वो इसलिए चीख रहे हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाज डाउनग्रेडेड फ्रॉम अ स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी व्हिच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिससे मैंने इसके आगाज में, हमारी बात के आगाज में मैंने जिक्र किया था कि मनोज सिन्हा है, आरएसएस एंड बीजेपी आइडियोलॉग, he is the lieutenant governor of Kashmir who has not been elected but has been appointed। ये जो इन्होंने एब्रोगेट किया, ये एक हिस्टोरिकल बिट्रेयल था टू द कश्मीरी पीपल, और ये बिट्रेयल तो नेहरू एक बार कर चुके थे क्योंकि नेहरू ने शुरू में कहा था कि प्लेबिसाइड होगा, नेहरू ही लेके गए थे ये इशू टू द यूएन। उसके बाद उन्होंने कहा था प्लेबिसाइड होगा, वो जैसे 1954 हिट किया, नेहरू ने कहा कि ये प्लेबिसाइड डज नॉट सीम पॉसिबल। जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप पढ़ें एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट भी अगर चाहेंगे तो मैं इससे भी रेफरेंस आपको दे दूंगा। एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट कहता है कि एक्सेशन वाज कंडीशनल एंड इट इंश्योर्ड लोकल ऑटोनॉमी, कि लोगों की खुद मुख्तारी को हम प्रिजर्व रखेंगे और कश्मीर पे कोई भी फैसला होगा वो कश्मीरी लोगों की इनपुट के बाद होगा। और आपने कैसे ये फैसला किया उसको भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरी दोस्त से बात हो रही थी इन श्रीनगर, और वो मुझे बताती है कि हम सुबह स्कूल का वक्त, हम स्कूल जा रहे थे, और मेरे ख्याल से August 4 है, if I'm not wrong, 2019 का, हम स्कूल जा रहे थे, तो जब सुबह उठे तो बाहर ना आर्मी का ट्रक था घर के बाहर, और इंटरनेट बंद था और टीवी भी नहीं आ रहा था। तो मेरे भाई ने स्कूल जाना था और मैंने जो है वो नान वाले से नान लेने जाना था, तो हम लोग बैठ के परेशान थे कि हो सकता है फिर कोई राइड शुरू हो गए हो, कोई फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई लॉकडाउन लगा दिया हो। कहते हैं फिर बहुत चंद दिनों बाद हमें जब इंटरनेट आया, खबर मिली, तो पता चला हमें, दूरदर्शन इनका मेरे ख्याल से चलता है उधर इनको पता चला कि पास हो गई है लेजिस्लेशन और कश्मीर पे फैसला हो गया। ये इनपुट थी कश्मीर के अपने लोगों की उस फैसले से। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे कश्मीर के, उन सबको हाउस अरेस्ट पे डाला गया इस चीज को करने से पहले। और मोदी साहब कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है और 35A है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये थ्रेट है इंडिया की यूनिटी को। तो ये तो भाई साहब आपकी जो रीजन ऑफ बीइंग है, इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो ये कहते हैं, तो उसी के खिलाफ चली जाती है बात। एक आपकी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और उसको भी आपने ये समझा हुआ है कि जी ये एक दहशतगर्द इसमें भरे हुए हैं और ये लोग अपना फैसला नहीं कर सकते। सेक्युलर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। फिर आपने कहा कि जी ये टेम्परेरी प्रोविजन थी, इसका जो नॉर्मल रिबटल होता है वो कहते हैं कि ये टेम्परेरी प्रोविजन थी। तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो टेम्परेरी प्रोविजन थी, इसका ये मतलब ये कि इट इज रिवोकेबल विदाउट कंसेंट ऑफ द पीपल। और मैं आई बीन वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि संजीव साहब इस बारे में क्या बात करते हैं, क्योंकि संजीव साहब को मैं देखूंगा कि अगर ये कश्मीर का, मैं आप तो मैं बात खत्म कर लूँ, बस मेरी बात खत्म हो रही है, फिर आप बात कीजिएगा इस पर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ही मैं जरा मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि संजीव साहब को देखा ने काफी बात की थी कि जी ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, नो बिग डील, ये तो जो गुरखास थे और जो बाकी लोग थे जो आए थे उनके लिए किया। तो मैं आपको जरा कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखूं। आपको पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आप फेमिलियर हैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा 8,500 सर्टिफिकेट जारी किए गए थे इन 2020, बिल्कुल तो 2019 में हुआ था ना, 2020 में किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये? वाइल्ड गेस। मैं ये हुआ था डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और डोडा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 53% मुसलमान है और 45% हिंदू है, ये बैलेंस है। मतलब सबसे जो क्लोज बैलेंस की प्रॉक्सिमिटी है उसकी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, उसमें सबसे ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी कि लोग आ रहे हैं कश्मीर में, वो तो जी कोई इशू नहीं है, इनको तो कश्मीरी लोगों को वेलकम कर रहे हैं, ये भी इनकी बातों को गलत है, आउट ऑफ टच विद रियलिटी है। कश्मीरी लोग चीखे मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमारे पास पहले इधर नौकरियां नहीं है, पहले इधर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उसी में कंपटीशन आपने और बढ़ा दी है कश्मीर के लिए। और एक और भी बात कर लूं, इन्होंने कहा था पिछली वीडियो पे
कि जी डेमोग्राफिक चेंज इस तरह होती है। चॉइस साहब आप भी सुन रहे थे इन बातों को, कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज इस तरह नहीं होती, 70 लाख हिंदू आएंगे तो डेमोग्राफिक चेंज होता है। तो जनाबे वाला, डेमोग्राफिक चेंज ओवरनाइट नहीं होता, डेमोग्राफिक चेंज स्टेट इंजीनियर्ड पॉलिसी के तहत होता है, और ये दिस इज अ स्टेट इंजीनियर्ड पॉलिसी जो हो रही है, और ये वोटिंग राइट्स को भी इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली जब उनको होगा तो वो वोट भी कर पाएंगे। उसके बाद ये लैंड सबसे बड़ी जो चीज है कि आप उधर जमीन खरीद सकते हो। अभी भी जो लोग हैं, ज्यादातर आप चले जाओ ये कश्मीर साइड पे, जो आपके बार्बर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, दे आर फ्रॉम बिहार, दे आर फ्रॉम पंजाब, दे आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। इन लोगों की परेशानी कश्मीरी लोगों को हो रही, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यार हम तो अक्सरियत में अभी हैं, और हमारे अक्सरियत में इतने बुरे हालात हैं मुसलमानों के, तो जब हम फिर माइनॉरिटी बन जाएंगे हमारे क्या हालात होंगे। अच्छा वासी साहब, एक दो चीजें। एक तो पाकिस्तान में शायद असम्पशन ये है कि इंडिया डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर रहा है, गोया 2-4 साल में एक रेफरेंडम या प्लेबिसाइट होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है। और पाकिस्तान में तो सर, मैं अभी देख रहा था, एक अखबार की रिपोर्ट थी, शबाना अयाज ने लिखी है 5 फरवरी 2023 को एक्सप्रेस में, और उन्होंने क्या लिखा कि लाखों कश्मीरियों को बेघर और बेजमीन करने का घिनौना मंसूबा जारी है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर अलग कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, औने पौने जायदादें खरीदी जा रही हैं, जमीन जब्त और नीलाम की जा रही। तो सर, औने पौने क्यों बेचेंगे? अगर बाहर से भी कंपटीशन है, वो तो हो सकता है जो कीमत आपको 5 साल पहले, 6 साल पहले 1 लाख मिल रही थी, उसके हो सकता है 5 लाख मिल जाए। अगर बड़ी कंपनी कोई आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो तो लैंड विल गो एक्सपेंसिव, बजाय इसके कि वो औने पौने बेचें। क्यों बेचेंगे औने पौने? और सर दूसरी बात जो है ना, कश्मीर का जो रेजोल्यूशन है उसकी भी हमने बात करनी है। अब जैसे सरदार मसूद हैं, ही इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एजे के, एम्बेसडर भी रहे हैं वो यूएस में, यूएन में। वो ये कहते हैं कि हम इसका रेजोल्यूशन 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पे चाहते हैं, और 2 नेशन थ्योरी की बेसिस इस्लाम है। इसी तरह से सर सैयद अली गिलानी, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर कश्मीरी लीडर इन पाकिस्तान, जिनको पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट अवार्ड भी दिया, वो भी यही कहते हैं कि जी 2 नेशन थ्योरी पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। और एक उनका स्टेटमेंट था, बड़ा मशहूर इंटरव्यू है उनका, कि एक मुसलमान जो है ना, वो एक सेकुलर सोसाइटी में नहीं रह सकता। ये ऐसे ही है जैसे मछली को एक डेजर्ट में, सहरा में रहना पड़े। तो सर वो तो प्लूरलिज्म को निगेट करते हैं। इसका मतलब है कि वो कश्मीर के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको चाहते हैं कि उनको वहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी का तो मतलब यही है ना कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सो डिफरेंट, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। आप क्या कैसे देखते हैं इसको? 2 नेशन थ्योरी जो है, इज इट स्टिल वैलिड? और क्या ये इवन 47 में वैलिड थी? जिन्ना साहब तो इंडिया में रहने वाले 35 मिलियन लोगों को वहां पे बेयारो मददगार छोड़ आए थे, और आते हुए कह आए थे कि अब तुम इंडिया के वफादार बन के रहना। उससे पहले वो कहते थे नहीं, 10 करोड़ मुसलमान एक कौम से ताल्लुक रखते हैं, एंड आई वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन नेशन, मुस्लिम नेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तो ये जो है ना, इस तरह के जो मसाइल हैं, इसकी तरफ भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। संजीव जी ब्रीफली आप बोलिएगा। हाँ, ये भाई साहब ने एक दो बातें कही। आई डोंट नो इफ ही इज अवेयर और नॉट। 1994 का शायद इंडियन पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है। तब तो मोदी जी बेचारे मतलब ही वाज नॉट इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वेयर इन शायद पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जिसमें उन्होंने बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव यूनिफॉर्मली डिक्लेयर्ड दैट आवर एम हैज टू बी द यूनिफिकेशन ऑफ जे एंड के। एक तो मुझे ऑब्जेक्शन इस चीज से भी है मिस्टर मीर, हर बार आप कश्मीर ना बोलिए। हर बात को आप सिर्फ कश्मीर बोलते हैं तो फिर वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज जम्मू व कश्मीर। जो स्टेट था वो जम्मू एंड कश्मीर था, और हम लोग बड़ी कन्वीनियंटली जम्मू को पिछवाड़े में डाल देते हैं। सो अपने नैरेटिव सेट करते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि मोदी जी के आने से पहले भी इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, अवेलेबल है, कि हमने जो 1947 में पार्ट ऑफ कश्मीर खोया है, इट हैज टू बी टेकन बैक। ओके, सो इट्स नॉट दैट मिस्टर मोदी सडनली आ गए एज अ मॉन्स्टर और उसने वो कहा, ये पहले से है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अगर आपने मेरा वो पॉडकास्ट
ध्यान से सुना होता, मैंने आपको उसमें डेटा जो दिया था, मैंने रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का डेटा दिया कि 35 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए 2019 के बाद। 35 लाख, जिसमें से 83,000 सिर्फ वो थे जो ओरिजिनल क्राइटेरिया में नहीं आते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये वैसे गलत नंबर है, लेकिन ठीक है, ये वैसे गलत नंबर है वैसे, मैं आपको बता दूं, लेकिन प्लीज चलिए, आपके पास आपके यूनिवर्सिटी वालों ने आपको करेक्ट नंबर दिए होंगे। जो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरे पास है कुछ जो आपकी इंडियन पब्लिकेशन, तो उसमें नंबर सही है, लेकिन आपकी मैं बात नहीं काटना चाह रहा पूरी बात। हाँ, नहीं, आपने काट दी बात में, ऐसा वो नहीं मेरा करना। असल में वक्त की भी किल्लत है ना, मैंने शुरू में शकील चौधरी साहब को कहा था मेरे घंटे बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं जहाँ तक ये डोमिसाइल्स की बात है, फॉर एग्जांपल आई एम ए कश्मीरी पंडित, और 90 के बाद हम लोग कश्मीर से बाहर भागे। इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट मेरे बेटे के लिए सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मीन स्टेट सब्जेक्ट, उस वक्त 1927 से स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट था, नहीं ले पाया क्योंकि हम लोग थे नहीं वहां पे, मेरी बेटी के लिए नहीं ले पाया। तो हमने उस वक्त ये 5 अगस्त, 4 अगस्त का नहीं था ये, 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त का हुआ, 2019 में हुआ था। उसके बाद फिर जाके मैंने तो अभी शायद लास्ट ईयर या लास्ट ईयर जम्मू जाके, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर जो है वो जम्मू है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट फॉर माइग्रेंट्स। उसके लिए स्पेशली एक माइग्रेंट्स के हमें जो एक टर्म दी गई है माइग्रेंट, कि हमें हालात ने मजबूर करके, हमारे हमदर्दों की वजह से कश्मीर से छोड़ के जाना पड़ा। तो इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट 35 लाख इशू हुए हैं, और उनमें से 80-85 हज़ार जो है वो ऐसे लोगों का था जो पहले के क्राइटेरिया में सेट नहीं हो रहे थे। दूसरी बात, शकील साहब, आर यू अवेयर ये आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35A, जिसको उसके साथ ही 370 के साथ ही हम बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा था कि अगर कोई लड़की आउटसाइड द स्टेट, मतलब किसी आदमी से मैरी करती है, तो शी लूजेस हर राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इन J&K। तो हमारे अब्दुल्ला साहब की खुद की बेटी जो थी, शी मैरिड राजेश पायलट के बेटे से, उसकी शादी हुई। तो उस वक्त किसी ने उनको बोल दिया था कि पायलट साहब, कि अब्दुल्ला साहब, योर डॉटर हैज आल्सो लॉस्ट द राइट टू प्रॉपर्टी। इट वाज बीइंग अनफेयर टू वुमेन कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, दे कुड नॉट पार्टिसिपेट और गेट ए शेयर ऑफ दैट। जो मेरी जिस बात से बुरा लगा मिस्टर मीर को, ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने कहा आपको जिलानी, सैयद जिलानी की बात की, व्हाट यू आर सेइंग इज ईदर माय वे और हाईवे। जो हमारे, सुनो मेरी बात, जो मुझे सुनाया गया, जो मैंने सुना, कश्मीर हिंदुओं, कश्मीर छोड़ो, बेटियां यहां छोड़ जाओ। अगर आपके पास, इफ यू कैन शेयर योर ईमेल आईडी, मैं आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा, पोस्टर्स जो हमारे घरों के बाहर लगाए गए। आपको जान के, आपने कहा ना औने पौने दाम पे चीजें खरीदी जा रही, बेची जा रही। मेरा घर 3 मंजिल का घर था विद अ बिग आंगन, 80,000 रुपए में बिका। तो सर जी, आप हमसे पूछिए कि औने पौने दामों में क्या होता है प्रॉपर्टी जाना। आपकी जानकारी के लिए, शायद गुलाम नबी आज़ाद ने या किसी के वक्त में, किसी चीफ मिनिस्टर के वक्त में एक लॉ पास किया गया कि जो डिस्ट्रेस सेल हुई है हिंदूज की, कश्मीरी हिंदूज की प्रॉपर्टी की, जो डिस्ट्रेस सेल हुई है, उसको गवर्नमेंट चेक करेगी। लेकिन मतलब मेरा ख्याल है उसको पास किए हुए 5, 7, 8, 10 साल हो गए होंगे, लेकिन आज तक 10 प्रॉपर्टीज वो वापस नहीं कर पाए, रेस्टोर नहीं कर पाए, बिकॉज जो लोकल लोग हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और मिस्टर वासिम मीर को शायद आइडिया होगा, 5 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित साहब अलग अलग जगहों पे भटक रहे हैं। ठीक है, और वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू गो बैक टू अवर होम। तो पहले तो हमारा ही हिसाब करवा लीजिए आपके लोगों से कह के कि भाई ये तो ओरिजिनल कश्मीर के निवासी थे, जिनकी हिस्ट्री 5100 साल से ज्यादा की रिटन हिस्ट्री है। ठीक है, पहले हमारा ही जो है ना, कुछ थोड़ा वो करवा दीजिए कि यार इनको तो वापस ले लो। जितनी बार, आर यू अवेयर, आई थिंक देयर वर एटलीस्ट 4 or 5 attempts
बाई आवर पीपल, आवर कम्युनिटी पीपल, खासतौर से जो रूरल एरिया के रहने वाले थे, उन्होंने 5-6 बार अटेम्प्ट की वापस जाने की, क्योंकि जो किसान होता है उसको अपनी ज़मीन से बहुत लगाव होता है, लेकिन हर बार उनको आराम से मार दिया गया, हर बार उनको आराम से मार दिया। और जो कश्मीर फाइल्स ने वो दिखाने की कोशिश की तो उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया आपने, बट अच्छा, सेवरल सच अटेम्प्ट्स वर मेड। जरा वक्त की उसकी किल्लत की वजह से मैं जरा अगर आपकी हाँ। अच्छा, वासिफ साहब, सोल्यूशन की हम अगर बात करें, बाकी भी अगर आप ब्रीफली करना चाह रहे हैं, तो सोल्यूशन जो है आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए क्या है? विल पाकिस्तान बी हैप्पी ओनली इफ द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या कोई और भी हल हो सकता है? बहुत से लोग जो है ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं जी कि स्टेटस को एक्सेप्ट किए बगैर कोई प्रैक्टिकल वर्केबल सोल्यूशन नहीं है, चाहे उसके लिए 78 साल मजीद इंतजार कर लें। जी देखिए, ये सवाल तो बहुत सालों से हैं और ये सवाल हमारे बड़े बड़े ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इस सवाल के बारे में सोचते हैं और ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं एक बात तो जानता हूँ चोई साहब और संजीव साहब के कश्मीर डज नॉट हैव अ मिलिट्री सोल्यूशन। कश्मीर का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और कश्मीर का तब तक सोल्यूशन नहीं निकल सकता जब तक दोनों मुल्क एक दूसरे को तस्लीम ना कर लें। और दोनों मुल्क, जो सबसे पहले चीज़ एक छोड़नी पड़ेगी ना, वो ये है कि दोनों मुल्क की रीजन ऑफ बीइंग को टारगेट करना छोड़ना पड़ेगा। आपने भी टू नेशन स्टेट की बात की, आप जो कुछ लोग हैं, कुछ नासिर हैं, स्पेशली जो ये आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के नासिर हैं, उनको हजम ही नहीं हो रही अभी तक बात कि मुसलमानों ने अपना मुल्क बना लिया, मुसलमानों ने अपनी स्टेट बना ली। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इस बात को। वो आप जब तक ये आइडियोलॉजिकल, वही बात प्रेमनाथ की मैं फिर से लाऊंगा शुरू में, मैंने कि एक आइडियोलॉजिकल मसला है। जब तक वो आइडियोलॉजिकल मसला नहीं सेट होगा, इसकी कोई सोल्यूशन आपके सामने नहीं निकलेगा। आप जब तक ये समझते रहोगे कि पाकिस्तान को नहीं सेपरेट होना चाहिए था, इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था, भाई तारीख हिल, आगे चलेंगे, दुनिया भी प्रोग्रेस्ड आगे। अब आप करंट स्टेटस को की बात करो, आगे तो आप तस्लीम करो इस बात को। आपने कहा था टू नेशन थ्योरी की, टू नेशन थ्योरी का जो सबसे बड़ा प्रूफ है, संजीव साहब आप तसल्ली से बात कीजिएगा क्योंकि मैंने निकलना शुरू में, मैंने बताया था मेरा अपॉइंटमेंट है इसके बारे में। आप जो मर्जी कहो टू नेशन थ्योरी के बारे में, उसकी जो लिविंग प्रूफ है, दैट इज द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। मुसलमानों के लिए जो एक फंडामेंटल मुसलमानों का एक राइट है और जो लोग उसको बड़ा डिफेंड करते हैं पूरी दुनिया में, वो मुसलमान औरतों के लिए उनका हिजाब है। इट इज देयर चॉइस, इफ दे वांट टू वेयर इट दे कैन वेयर। कर्नाटका में क्या है? कर्नाटका में हिजाब पे बैन है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट थी जो मुसलमानों को टारगेट करती थी, वो क्या थी? जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ और उसके बाद का जो नासिर थे, वो क्या थे? जो मुसलमानों की हालत है इंडिया में, दैट इज इनफ प्रूफ फॉर द टू नेशन थ्योरी। से आपको क्या प्रूफ चाहिए टू नेशन थ्योरी? और बाकी जो आपने बात की कि जी बाकी जो मुसलमान थे, देखिए उसमें बहुत से, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। लॉजिस्टिकली भी आपने देखना क्या फिजिबल क्या नहीं। और बहुत से मुसलमान थे जो बिलीव करते थे एक सेक्युलरिज्म में। ऐसी बात भी नहीं है कि मैं कहूँ कि सारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनको यकीन था कि एक इस्लामी रियासत होनी चाहिए। तो देवर डिफरेंट ओपिनियंस। कुछ लोग लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था उनके लिए और बहुत से ज्यादती हुई हैं। बहुत एंड तो बोल रहे हैं, इन्होंने कश्मीरी पंडित्स की बात की। मैंने डिबेट के स्टार्ट में बोला है कि इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो बाकी लोग के साथ जब ज्यादती हो रही है तब आप उधर कर लो। आप कहो कि जब हम इक्तदार में थे, जब हम महाराजा के साथ हाई पोजीशंस पे थे, तब ठीक थी ज्यादतियां, लेकिन जब हमारे साथ हुई तब गलत थी। या आप कहो जो अब हो रहा है वो ठीक है, आप उस पर यू बैटन आए, वो फिर गलत है ना। स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। बल्कि मैं आखिरी बात करूंगा, उसके बाद मैं आप दोनों से इजाजत चाहूंगा। देखें, जो सोल्यूशन है ना कश्मीर का, दैट हैज टू बी डन बाय नेगोशिएशन एंड दैट हैज टू बी डन बाय रियल प्रैक्टिकल एंड सिविल नेगोशिएशंस एंड दैट नीड्स टू बी डन बाय एन अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने कश्मीर फाइल्स की बात की। बॉलीवुड को तो इतनी पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स, और जिस तरह उनको पोर्ट्रे किया जाता है आज भी जाके जो मुसलमान, अगर आप देख लो बॉलीवुड फिल्म जाके, अगर चौधरी साहब आपने भी देखी होगी, आप जाते हो जाके आंखों में सुरमा है, सर पे टोपी है, आदाब कह रही है, कौन? मैंने तो नहीं देखे ऐसे लोग पाकिस्तान में। पता नहीं कहाँ से इन्होंने खुद अपने से क्रिएट कर दिए और उसके बाद वो उसको टेररिस्ट पोर्ट्रे करना। तो इसी वजह से लोग फिर इंडोक्ट्रिनेट भी होते, सोचते भी हैं। और बस आखिरी बात यही है कि अगर कश्मीर का कोई सोल्यूशन है तो मैं ये चाहूँगा प्रिंसिपली, मैं भी कश्मीरी हूँ, संजीव साहब भी कश्मीरी है, वी वांट अ सोल्यूशन टू कश्मीर एंड आई वांट अ सोल्यूशन जिसमें कश्मीरी पंडित भी कश्मीर में खुशी खुशी रह सकते हो, मुसलमान भी कश्मीर में खुशी खुशी रह सकते हो। ये मैं मुस्लिम हिंदू डिबेट नहीं कर रहा, ये मैं कश्मीर पे डिबेट कर रहा हूँ, कश्मीर के लोगों के हकूकों पे डिबेट कर रहा हूँ। और इसको यूज किया गया है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो जो, कश्मीर हैज बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल दोनों साइडों से। मैं कोई एक साइड की बात नहीं करता, दोनों साइड से। और आपने कुछ हमारी गलतियों की बात की, बहुत सी गलतियां हैं हमारी और बहुत सी गलतियां इंडियन साइड की, लेकिन पिस्ता कौन है? कश्मीरी एट द एंड ऑफ द डे।
तो मैं चाहूंगा आखिरी बात संजीदा, फिर मैं जा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं बिफोर यू गो आई वांट यू टू लिसन टू एटलीस्ट वन थिंग। नहीं संजीव साहब, वक्त की बहुत किल्लत है, वरना मैं जरूर सुनता, लेकिन मैं बाद में रिकॉर्डिंग पूरी सुनूंगा। आखिरी मेरी गुजारिश है, मेरी बात बस मुकम्मल होगी। आखिरी बात यह है कि अगर आप वाकई चाहते हो ना कि एक सोल्यूशन हो, तो हमें इन जो ये बातें हैं ना कि जी इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी, वो आतंकवाद फैलाता है और उसको सपोर्ट करता है, इनसे निकलना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को सराहना पड़ेगा और हमें एक प्रोग्रेसिव माइंड के साथ पीस टाइम में, वॉर टाइम में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता कश्मीर में, पीस टाइम में आपको इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं संजीव साहब आपकी पूरी बात में रिकॉर्डिंग के बाद सुनूंगा, लेकिन चॉइस साहब आपका भी बहुत बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू वासे साहब। चौधरी साहब, साहब के पास टाइम नहीं था, तो मैं, वैसे तो आपने भी बात ऐसे कई बार की हुई है, तो ये बात ये शायद सुनने को, ये कह रहे हैं जी तस्लीम करें, दिल से तस्लीम करें। तो भाई हिंदुस्तान की एम्बेसी है ना वहां पे, और वाजपेयी साहब क्या करने गए थे वहां पे? लाल मीनारे कृष्ण, पाकिस्तान। हाँ जी, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि आरएसएस के एक आई मीन उससे संबंधित थे, और ही वाज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ही वेंट टू, उसने जब जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाए तो उसका बैकलैश हुआ यहाँ पे। मोदी साहब कश्मीर वहां गए तो उन्होंने, वो किस लिए गए थे? इफ ही वेंट टू पाकिस्तान, ही वेंट टू क्रिएट अ सिचुएशन कि भाई चलो लेट अस सिट टुगेदर एंड टॉक। व्हेन ही इनवाइटेड नवाज शरीफ, व्हाट हैपेंड? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? उन्होंने सभी सराउंडिंग एरियाज के, सराउंडिंग कंट्रीज के हेड्स को बुलाया अपनी 2014 की ओथ सेरेमनी में। तो क्यों बुलाया था? इसीलिए बुलाया था ना कि नवाज शरीफ को बुलाया था कि चलो लेट अस स्टार्ट अगेन। तो जी, उसका रिजल्ट, हर एक ऐसे एफर्ट का रिजल्ट क्या हुआ? हर एक, मतलब आप कहें ना, हर एक रिजल्ट का, जो भी एफर्ट की गई उसका रिजल्ट क्या हुआ? आई एम सॉरी, ये मिस्टर मीर वाज इज अ यंग मैन, लेकिन पढ़े तो ये भी वही मुसालियात पाकिस्तान, इनकी जो थिंकिंग है वो उससे ही शेयर्ड है। और मुझे यू मीन मुता पाकिस्तान। मुतालिया बाकी, आई विश ही हैड सीन सम ऑफ द वीडियोस व्हिच योर फ्रेंड, क्या डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने, व्हेन ही केम टू इंडिया ट्वाइस, ही केम टू इंडिया ट्वाइस, 2-2 महीने 3-3 महीने रहे यहाँ पे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि जी वहाँ पे हिंदू के हिसाब से मुसलमानों पे कितने जुल्म हो रहे हैं। जी, मुझे याद है वो जब हैदराबाद आए थे तो मैंने 23 में, तो मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा आप गए यहाँ आसपास, देखा आपने? तो कहते हाँ यार, कोई ऐसा तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो अब ये है कि वही नरेशन बना देने की एक नैरेटिव बन गया जी। और जो आपने इनको कहा कि भाई 1964 या 68 से भुट्टो साहब चला रहे थे जी, जुल्म हो रहे हैं और जेनोसाइड हो रहा है, तो लेकिन मुसलमान तो इंडिया में थ्राइव कर रहे हैं। जी 1947 में पार्टीशन के बाद 9.5% मुसलमान थे आबादी का, और अब वो 15% के करीब हैं। हाँ जी। और असदुद्दीन अवैसी से अगर पूछें, वो तो 20 करोड़ नहीं बताते, वो तो 25-26 करोड़, शायद 30 करोड़ बताएं। तो भारत, दूसरी जो बात अभी मीर साहब कर रहे थे ना, कि बहुत से मुसलमान थे जिन्होंने पार्टीशन की मुखालफत की। एक्चुअली मौलाना आज़ाद की जो तकरीर है अक्टूबर वाली, अक्टूबर 47 वाली, वो मीर साहब को ज़रूर सुननी चाहिए। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी मुसलमानों की, मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में, खासतौर पे यूपी में, दिल्ली में, दे वर सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग ये कह देते हैं जी उस वक्त तो फ्रेंचाइज बहुत लिमिटेड था। भाई लिमिटेड था, लेकिन सपोर्ट तो आप कर सकते थे ना। वोट लिमिटेड था, about 10% of the population had the vote, लेकिन overwhelmingly even the poor Muslims जिनका वोट नहीं था, गुलाम किबरिया एक साहब हैं, एक स्कॉलर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उनकी किताब का टाइटल कुछ ऐसे है, मुस्लिम माइंडसेट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। उन्होंने एक वाकया लिखा है कि मीरठ में एक कांग्रेस की छोटी सी एक मीटिंग थी, जिसको कॉर्नर मीटिंग कहते हैं, इलेक्शन से पहले। तो उसमें जो मुसलमान कैंडिडेट था वो ये कह रहा था कि आप लोग मुस्लिम लीग के पीछे मत लगें, कांग्रेस जो है वो आपके मुआशी हालात, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करेगी, लैंड रिफॉर्म्स होंगी, आपको ज़मीन मिलेगी। तो एक फटे पुराने कपड़ों वाला किसान जो गई गांव से आया हुआ था,
वो पीछे खड़ा सुन रहा था और वो गुस्से से स्टेज पे आया और उसने उस मुकर्रर के मुंह पे थूक दिया। कहता है हमें खुशहाली नहीं चाहिए, हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। यानी ये जज्बात थे। और हमारे अपने स्कॉलर्स कहते हैं कि जी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी मुसलमानों की, दे सपोर्टेड द डिमांड फॉर पार्टीशन। और फिर मीर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी खलीको-ज़मान की किताब है, खलीको-ज़मान वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में है वो शाहराहे पाकिस्तान, जिसमें वो लिखते हैं कि अगस्त 1 1947 को जिन्ना साहब ने फेयरवेल मीटिंग की जो करीब करीब के अवेलेबल थे मुस्लिम लीग के लीडर्स, और उसमें वो कहते हैं कि रिजवानुल्लाह साहब जो गालिबन सेक्रेटरी जनरल थे यूपी मुस्लिम लीग के, ही स्टार्टेड आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस कि हम तो आगे आगे थे इस तहरीक में, अब हमारा क्या बनेगा। तो वो उन्होंने लिखा है कि मैंने जितना परेशान उस वक्त जिन्ना साहब को देखा, डिस्कंसर्टेड का लफ्ज यूज किया, कभी नहीं देखा। और मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा छोड़ो यार कोई और बात करो। और उनका ये उन्होंने लिखा कि मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू का नतीजा था कि जिन्ना साहब ने जाते ही टू नेशन थ्योरी को खैरबाद कह दिया। ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। ये अलग बात कि अक्टूबर में रॉयटर्स के नुमाइंदे ने उनसे क्वेश्चन किया टू नेशन थ्योरी के हवाले से, तो उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ फैक्ट। यानी 11 अगस्त वाली तकरीर में एक टोटली डिफरेंट मैसेज दिया। और उसके बाद अक्टूबर में जाके फिर ही रिवर्टेड बैक टू हिज ओल्ड आइडियोलॉजी। जिन्ना's statements are full of contradictions. वो क्योंकि लकीली उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, never wrote a pamphlet or a book, और कहीं पे जहां उनके जो ख्यालात थे उसका इजहार करते, तो वो like a lawyer he would prepare a brief for a particular meeting, और उसमें जो उनको उस वक्त का मुद्दा होता था एक लॉयर की तरह, he was a good lawyer, तो he never created gave his, उसका जो माइंडसेट था वो क्या था। वो तो यहाँ तक था कि जवाहरलाल नेहरू को कहा कि ये जो मेरी बॉम्बे की कोठी है इसको किसी एंग्लो इंडियन को या किसी को दे देना, मैं यहाँ फिर आऊंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट हिज थॉट वाज, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हमारे आजकल के हुक्मरान हैं या कोई भी है, जब तक ये लोग एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक ये लोग हिस्ट्री को सही हकीकत से नहीं पढ़ाएंगे, सर जी, विल कीप ऑन गेटिंग पीपल हु आर, जिसको कहते हैं वो ऐसे वो घोड़े को जैसे वो लगाते थे ऐसे लगा के ही वो करेंगे। मैंने आज थोड़ा, मैंने शायद आपकी मेरी 2-4 साल से बातचीत होती है, हम लोग बात करते हैं। मैंने पहली बार वासे मीर को कहा कि भाई डू यू बिलीव दैट जमीन जो है वो फ्लैट है? वो ही एस्केप्ड आंसर। द फैक्ट मीन्स अपना शकील साहब, यहाँ पे जो भी ये हुआ लाल किले का हुआ, 2 एपिसोड्स हुए हैं, देयर आर 2 डिफरेंट थ्रेड्स। एक लाल किले का हुआ जिसमें करीब 30 डॉक्टर्स हैं इन्वॉल्व, मतलब जो आज की डेट में मिसिंग है, 2-4 को तो पकड़ा है। और मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था, एक उनमें से एक उसका साथी जो कश्मीर में था, हिज फादर कमिटेड सुसाइड, कि मैं बेटे को क्या आईएएस बनाना चाहता था, आईपीएस बनाना चाहता था, उसकी जगह पे उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया। और दूसरा एक और, आई डोंट नो आपके ध्यान में आया नहीं आया है, गुजरात में कैस्टर ऑयल को लेके एक पॉइजन बनाया जा रहा था। हैव यू रेड दैट? I heard that, yeah, that's right. वो इतना खतरनाक, दैट इज प्रोबेबली 5 or 10 times deadlier than potassium cyanide. तो वो लोग जो हैं, मतलब पढ़े लिखे, अगेन दे आर एजुकेटेड पीपल। तो वही बात है साहब, जब तक इस सोच का मंबा ही बंद नहीं होगा, अनलेस सी यू विल कंटिन्यू टू हैव पीपल हु थिंक कि मरना इज अ बेटर ऑप्शन। और संजीव जी, 1-2 बातें मैं और करना चाह रहा हूँ, हाँ ताकि वासे साहब जो हैं उनको सुने। एक तो सर अखंड भारत का हमारे यहाँ बहुत तज़किरा होता है। अभी 2-3 दिन पहले हामिद मीर के शो में हमारे एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुशाहिद हुसैन और एजाज चौधरी वो आए हुए थे, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। और हामिद मीर का एक कॉलम है जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं वो अखंड भारत पे मुत्तफिक हैं, बोथ ऑफ देम अग्री ऑन अखंड भारत।
जबकि मैं ये बताना चाहता हूं कि शाहिद सिद्दीकी एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, हाँ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट वन टाइम। उन्होंने 2012 में नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था, एंड वन क्वेश्चन वाज अबाउट अखंड भारत। तो मोदी जी ने कहा कि मैं इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं, आई डोंट वांट एन अखंड भारत। और उन्होंने कहा कि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। और कुछ लोग जो हैं पार्लियामेंट में जो मैप लगाया गया है नई पार्लियामेंट में, उसका बड़ा तस्करा करते हैं। उस पर मैंने पहले भी फेसबुक पे किसी को ये कहा कि उस पर मेजर गौरव आर्या का एक बड़ा अच्छा क्लिप है और उन्होंने इन सब क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, वो जरूर देख लें। और दूसरा जो है सर, मैं कहूँगा वासे साहब को कि टू नेशन थ्योरी पे जो है ना वो ये किताब ज़रूर पढ़ें, जिसका मैंने पहले तस्करा किया, खलीको ज़मान, चौधरी खलीको ज़मान की जो किताब है, इट इज़ वर्थ रीडिंग। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुस्लिम लीग के लीडर ने इस तरह टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। और वो ये कहते हैं कि इट सोड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इट प्रूव्ड हार्मफुल टू इंडियन मुस्लिम्स, ये भी उन्होंने कहा। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने और वो यूनाइटेड बंगाल के लास्ट चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इन चीज़ों को सपोर्ट किया, खलीको ज़मान के व्यू को सपोर्ट किया। और सर ये भी मैं कहूँगा कि वासे साहब जो है ना वो बिट्टा कराटे का एक वीडियो ज़रूर देखें, जो पकड़ा गया था, एक JKLF का वो मिलिटेंट था और वो देखने वाला है वीडियो, वो ज़रूर देखें। और फिर वो जो है मुसलमानों की हालत पे उन्होंने बड़ा तबसरा किया कि इंडिया के मुसलमानों की जो हालत है वो टू नेशन थ्योरी की हक्कानियत या उसकी वैरासिटी और उसके जो ट्रूथफुलनेस है उसको साबित करती है। हाँ जी। तो सर टू नेशन थ्योरी के मुताबिक तो इंडिया में किसी मुसलमान को होना ही नहीं चाहिए। टू नेशन थ्योरी को अगर सीरियसली लिया होता जिन्ना साहब ने, तो वो उनको कहते 3.5 करोड़ को कि भाई तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोगों ने इस नारे को सपोर्ट किया था कि सो डिफरेंट फ्रॉम हिंदू दे कैन नॉट लिव टुगेदर। और जिन्ना साहब की जो स्पीच थी मार्च 1940 वाली लाहौर में जो की थी, उसमें यही था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट इवॉल्व जॉइंट सिटीजनशिप, कॉमन सिटीजनशिप नहीं हो सकती उनकी। तो भाई फिर तो अलग-अलग ही रहना होगा ना। तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, वो कहते हैं कि जो 50-60 लाख हिंदू हैं पाकिस्तान में, उनको इंडिया बुला लेना चाहिए और ये जो 20 करोड़ मुसलमान हैं इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। टू नेशन थ्योरी का तो फिर यही तकाजा है ना, अगर आप उसको सीरियसली लेंगे। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा वासे साहब से कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज की कंडीशन है उस पर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट दिलवा दें। पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स जो रहते हैं अमेरिका में, कनाडा में, वेस्टर्न कंट्रीज, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो बड़ी खिदमत होगी उनकी कि हम यहाँ इक्वल राइट्स इंजॉय करते हैं, आप भी जो है पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दें। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो कहता है जी सब बराबर हैं, इक्वल हैं, और साथ ही ये भी कह देता है कि रियासत के जो हाईएस्ट ऑफिसेज हैं, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए तमाम नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो डिसक्वालिफाइड हैं। और सर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन, उनको इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करने का हल्फ उठाना पड़ता है। ये हल्फ भी खत्म करवा दें अगर वासे साहब जैसे लोग जो है, जो थिंकिंग सेक्शंस हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी डायस्पोरा के, तो ये मेरे ख्याल में उनकी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी। एंड आई मीन इट सीरियसली। मैंने फेसबुक पे भी ये लगाया था कुछ दिन पहले कि क्या वजह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वेस्ट में रहने वाले, वो क्यों इस तरह की कोई पटिशन साइन नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मुजाहरे करें, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करें, कोई पटिशन ही कर दे, रिकॉर्ड पे आ जाए चीज कि हम ये चाहते हैं भाई कि हमें यहाँ इक्वल राइट्स हैं, पाकिस्तान में भी इक्वल राइट्स दो। दूसरा ये है ना, एक ये जो आपने बात की, इन्होंने भाई साहब ने 2-3 बार बात की, भाई मोदी का सपोर्टर होना पहली बात है, कोई क्राइम नहीं है। मोदी हैज बीन इलेक्टेड 3 times बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया, थम्पिंग मेजोरिटी से। अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बोल दूं, अभी इन लोगों ने क्या किया साहब, बिहार में दे डिड ए स्पेशल रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। और आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, लाखों लोग जो है ना वो भाग गए, जो बांग्लादेश से आए थे, जो बांग्लादेश समहाउ उन्होंने सिस्टम में घुस के आधार कार्ड बना लिया, कुछ कर लिया, रहने लगे। आज से कुछ महीना 2 महीने जैसे ही ये न्यूज़ फैलनी शुरू हुई
गुड़गांव नाम का एक शहर है कि गुड़गांव जो है इसको उसका नया नाम या तो ओरिजिनल नेम इसका था गुरुग्राम, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो गुरुग्राम है, लेकिन ज्यादातर लोग गुड़गांव कहते हैं उसको, है ना। वो कोई होता ना जैसे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिगाड़ आ जाता नाम में, तो इसका जो एक्चुअल नाम है वो गुरुग्राम है, क्योंकि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य यहाँ को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो एनीवे अचानक साहब पता लगा कि गुड़गांव थोड़ा पॉश एरिया है, हाईफाई सिटी है, तो पता लगा जी वहां से जो घर में काम करने वाली मेड्स थी ना सडनली गायब हो गई। मोस्ट ऑफ दोज यूज्ड टू बी फ्रॉम बांग्लादेश। और अभी आज की डेट में क्योंकि बंगाल में अभी SIR चल रहा है, देयर आर रिपोर्ट्स, वीडियोस मैंने देखे हैं कि कैसे बांग्लादेश के आए हुए इलीगल्स जो हैं वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे और जो यहाँ पे समहाउ अपने आप को एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, दे आर गोइंग बैक। सी ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग सर, कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग जो इंडस वाटर ट्रीटी पे भी, जैसे आपने उस दिन क्या याना मीर को भी कहा कि भाई इंडिया गेव अ सब्सटेंशियल बिट ऑफ मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ तरबेला, एंड दो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग, इंडिया कुड हैव ऑब्जेक्टेड कि भाई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप बना रहे हो, जो दोनों डैम है मंगला और तरबेला वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे है। J&K के अगर डिस्प्यूट है फिर आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे क्यों बनाया, और इंडिया ने पैसे दिए। तो बाकी ये इंडियन पार्लियामेंट के 2 या 3 रेजोल्यूशन है साहब कि ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन है इसको एक ना एक दिन कंप्लीट करना है, या होगा। तो these are resolutions of the parliament passed not only under Modi but before that under PV Narasimha Rao, कांग्रेस के 1990s की बात कर रहा हूँ, तब के रेजोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि अब अच्छा एक RSS को लेके इनकी ऐसी दहशत है ये क्या इसका नाम है, इश्तियाक अहमद ऑल्सो मेट अ फ्यू RSS पीपल, तो मुझे याद नहीं पूना वो शायद नासिक में मिले या कहाँ मिले, 1-2 जगह पे मिले, एंड ही सेड जी ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि उनकी कोई मतलब मुसलमानों को खा जाए ऐसी कोई मेंटेलिटी है, उनके कोई सींग नहीं थे, ये कहना चाह रहे होंगे। हाँ नहीं मतलब ये है कि भाई आप बताओ तो सही आपके मगज में ये कहाँ से आ गया, आप बताओ तो सही ये मगज में कहाँ से आ गया। आप अपने वाले को तो देखते नहीं है कि भाई आपने कहा जिलानी ने कहा जी हम लोग रह नहीं सकते, उसको आप खामोश हो जाते हैं। और RSS ने कब कहा, RSS का एक ही स्टैंड है, RSS डेफिनेटली एक बात कहता है दैट एनीबडी हु लिव्स इन इंडिया इज एन इंडियन, और इसको क्योंकि अरबिक हिसाब से हिंदू कहते थे इस एरिया को, इसको वो कहते थे ना इंडस के क्रॉस किया, तो हमारा कल्चरली वी आर वन, कल्चरली हम लोग एक हैं। आज आपका रिलीजन जो है डिफरेंट हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं था, कल को क्या हो वो भगवान जाने, लेकिन ये है कि वी मे बिलोंग टू। और दूसरा जो आपने ये कहा ना मौलाना आज़ाद का, मौलाना आज़ाद की जो प्रोफेसीज थी अबाउट पाकिस्तान वो कितनी सच हुई। बल्कि हमारे सर जो सबसे बड़े पेट्रियट समझे जाते हैं डॉक्टर AQ खान, ही यूज्ड टू कोट देम अप्रूविंगली। और सर मैं यह गुजारिश करूं कि RSS का जहां तस्करा आता है ना, तो सैयद अली गिलानी जो जमात इस्लामी के एक लीडर थे, बाद में उन्होंने जमात इस्लामी छोड़ दी थी, वो ये कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी आ रहे थे पावर में तो RSS ने कुछ लोग भेजे और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। एंड आई वाज वंडरिंग कि यार जमात इस्लामी जो है, जो खुद इतनी एक रिजिड और फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नाम आपको दें, तो वो जो है RSS के बंदों से इसलिए मिलने से इनकार कर रहा है कि वो जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। तो भाई आप क्या एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो? AG नूरानी ने सर इस्लामाबाद में कहा कि गिलानी इज एन एक्सट्रीमिस्ट, यू नो, एंड ही न्यू हिम वेल। तो मतलब गिलानी साहब के पास क्या लोकस स्टैंडाई था कि जी मैं RSS के लोगों से मिलना नहीं चाहता। भाई अगर आपके पास कोई आया है
मेहमान नवाजी का तकाजा है, इट्स ह्यूमन डिसेंसी कि भाई उन्होंने कोई कत्ल तो नहीं किया था, वो आपके पास अगर आ रहे हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई टू कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू टू देम? दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज आर्गुमेंट, स्ट्रेंज पोजीशन दैट ही टुक. Any concluding thoughts before we close? मुझे मेरा ये जो आज का जो मिस्टर मीर के साथ जो बातचीत हुई, इससे मेरा ये कंफर्मेशन हो रहा है कि जब तक आपके यहाँ पे एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक हकीकत नहीं बताई जाएगी, जब तक ये नहीं कहा जाएगा जी 47 में हमने हमला किया, जब तक ये नहीं कहा जाएगा 65 में हमने हमला किया, 71 में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने बांग्लादेश में हालत खराब कर दी, 1999 में करगिल पे हम जो हमला किया वो हमने किया, जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और बाकी चीजें, ऐसा नहीं कि एक चीज है, बाकी चीजें, और जब तक आप लोग हिंदूज को डिमोनाइज करते रहेंगे तब तक ये एक्सपेक्ट करना कि पीस होगी वो भी गलत होगा. मेरे तो यही थॉट्स. जी संजीव जी, इस तरह की जब भी कोई बात शुरू होती है तो गुजरात राइट्स का जिक्र पता नहीं क्यों आ जाता है. इट हैज नथिंग टू डू विद दिस इशू. और अगर आपके पास टाइम कम है फिर तो आपको बिल्कुल ही इन चीजों छेड़ना नहीं चाहिए. जी, छेड़ना नहीं चाहिए. या और एक दूसरा जो है ना, एक और चीज जो मैंने देखी वो सेल्फ राइचियसनेस है कि हम जो है ना मॉरली सुपीरियर हैं और दूसरी साइड जो है ना वो मॉरली बहुत वीक है. तो इससे भी मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए. माफ कीजिएगा शकील साहब, ये तो काफी ऐसे लोग जो इस्लामियात तालीम से मुतासिर हैं तो वो तो यही कहते हैं ना कि भाई मुसलमान जो है वो सुपीरियर हैं. हमारे यहाँ ये जो जयपुर है ना, जयपुर सिटी जो है, वहां पे एक सवाई मानसिंह हुआ करते थे, राजा सवाई मानसिंह बोलते थे उनको. अब सवाई मानसिंह क्यों बोलते थे? क्योंकि वो कहते थे अगर आप एक हो तो मैं सवा हूं. तो इसी तरह से अब ये थिंकिंग ऐसी है. हालांकि उन्होंने काफी वहां पे डेवलपमेंट की सवाई मानसिंह ने, लेकिन ये जो ये थिंकिंग है, जब तक ये यू आर नॉट कन्विंस्ड, ये जो वो डॉक्टर का वीडियो आपने देखा, उसको तो कोई कोअर्शन नहीं हुआ था, उसके साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई थी, बट ही थॉट कि मुझे मरना है और मुझे 4 लोगों को 10 लोगों को मार के मरना है. बहुत से लोग ना पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जी अमेरिका ने वीजा डिनाई कर दिया था नरेंद्र मोदी का. आई एम नॉट श्योर इफ ही अप्लाइड फॉर अ वीजा और नॉट, लेकिन अमेरिका तो बहुत बड़े बड़े लोगों के, खासतौर पे जो लेफ्ट लीनिंग लोग थे, उनके वीजे उनको नहीं करता था. आपके इल्म में है कि स्पेनिश जुबान का सबसे बड़ा जो राइटर है गार्सिया मार्केज, उसको अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था. तो इस तरह की तो आपको बहुत सी मिसालें मिल जाती हैं. नहीं, उसमें ऐसा था ना साहब कि देयर वाज अ सर्टेन लॉबी व्हिच वाज अगेंस्ट मोदी, और उसको वो कहते हैं ना, गिव द डॉग अ बैड नेम एंड किल इट. इसी तरह से गिव मोदी द नेम कि जी इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई वहां पे मोर हिंदूज हैव डाइड इन पुलिस फायरिंग देन मुस्लिम्स. द नंबर इज, मतलब रेशो बहुत हाई है, क्योंकि मुस्लिम्स ने जो स्टार्ट किया वो कोई बोलता ही नहीं. गोधरा को नोबडी टॉक्स अबाउट गोधरा. गोधरा में नोबडी विल टॉक जब वहां पे 57 लोगों को जिंदा जला दिया गया. 59 या 57 उन लोगों को बाहर से उसका रेलवे का वो जो दरवाजा बंद कर दिया गया, तार डाल के या कैसे डाल दिया, और अंदर आग लगा दी. तो so many people have been convicted for their role in the Godhra fire. जी. तो और सर हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे चुंद्रीगर, ही केम फ्रॉम गोधरा, और हमारे यहाँ कराची में एक बड़ी रोड है मशहूर, चुंद्रीगर रोड, इस्माइल चुंद्रीगर नाम था उनका. जी. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब ये हमेशा मोदी जी का ये लेके आते हैं जी, वो आरएसएस से है, और आरएसएस वाले जो हैं दे आर डेमन्स, वो एक मुसलमान को डेली खाते हैं. तो ये मेंटालिटी जो है, ये तो जब तक पढ़ाई नहीं करें, आई वाज सरप्राइज, ये पढ़े लिखे आदमी लगते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसके बाद भी अगर इनका ऐसा है तो गॉड हेल्प हिम. मैं तो, और मेरे ख्याल में आरएसएस का एक माइनॉरिटी विंग भी तो है ना जिसमें मुसलमान भी हैं. सब कुछ है साहब, सब कुछ है, बट पॉइंट ये है साहब कि आपको भारत माता की जय बोलने में ऑब्जेक्शन है. आपको वंदे मातरम अंग्रेजों के जमाने में एक हमारे पोएट थे, उनका लिखा हुआ एक सॉन्ग था जी. ठीक है, बंगाली पोएट थे, वेल बिफोर पार्टीशन. तो उसको बोलने में आपको है क्या भाई,
हमारी जमीन हमारी माँ है। हम्म। When you love your और- country, हाँ जी, और आपके इल्म में है कि 1937 में कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बनाई थी उसमें वंदे मातरम गाया जाता था गाया जाता है। और मुसलमानों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। और इंटरेस्टिंगली जिन्ना साहब ने 37 में तो ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जब वो कांग्रेस में गए थे अपनी एतराज किया था, उस वक्त भी ये गाना गाया जाता था। और अब हमारे जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि ये तो मुशरिकाना गीत है, पॉलीथियस्टिक सॉन्ग है। हाँ जी, तो बहरहाल 37 में सर कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्शनेबल स्टैंजास थे वो निकाल दिए थे कि चलें वो गा लें जिनमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। लेकिन अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक्स में इसका बहुत तस्करा मिलता है। ठीक है सर, मैंने कहा ना, जब तक एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक आपकी हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं लिखी जाएगी, तब तक वासे मीर पैदा होते रहेंगे। I think he's a decent young man. I hope he will learn. बट मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। Why are you so disappointed? एक इंसान जिसका इतना एक्सपोजर है वेस्ट का, लिटरेचर का, बाकी सब चीजों का, वो अगर बेसिक चीजें जैसे ये जुलाई 13 का नैरेटिव, महाराजा हरि सिंह का नैरेटिव, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप कोई चीज को बेसिकली समझे ना, तब तक आप कैसे ये कर सकते हैं सर? डिसमिस करते हैं आप इस चीज को। जुलाई 13 वाज अ प्रॉपर ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। संजीव जी, बात ये है ना कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका आपको एक्सपोजर नहीं होता। आई एम श्योर ही नेवर डिस्कस दीज थिंग्स विद एनी इंडियन, तो वो फिर आप यू टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नहीं, तो उसमें क्या होता है, आई होप ही विल लर्न एंड इम्प्रूव। I also pray for that, not only hope, I pray for that। बात ये है कि अब वो कहेंगे मैंने इंडियन के एक फ्रेंड को फोन किया, उसने ऐसा कहा वैसा, तो कल को मैं भी कहना शुरू कर दूं जी मैंने तो 4 मुसलमान फ्रेंड्स से बात की और वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। दैट्स नॉट एविडेंस, यू आर नॉट। चलिए, जैसा भी है, जो भी है जी, चलें। थैंक यू वेरी मच संजीव जी। थैंक यू जी, I think we had a good discussion. Okay, thank you।